तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का ज्ञान लेना। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको अलंकार पूरी अच्छी तरह से समझा पाएँ। बहुत मेहनत से लिखे हैं यार, समझ तो आना ही चाहिए। मतलब मैंने पूरा लिखा हुआ है ताकि टाइम ना लगे। टाइम लग सकता है जो मेरी बकवास में लग सकता है, ठीक है, स्किप कर सकते हैं आप आगे। तो शुरू करते हैं। आई होप आपको हेल्प करेगा, और हेल्प अगर करे आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अलंकार की मीनिंग से। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण या श्रृंगार, या फिर इसको हम कहते हैं गहना, शब्दों का गहना। अलंकार को शब्दों का गहना कहते हैं। ठीक है, अब गहने क्या होते हैं? गहने किस लिए होते हैं? गहने सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं। अब हम पहने हैं, सुंदरता बढ़ी, कोई भी पहनेगा तो गहनों से सुंदरता ही बढ़ती है ना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गहना होता है, आभूषण होता है या श्रृंगार होता है। ठीक, अब जो काव्य या भाषा की शोभा सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, वही चीज़ अलंकार शब्द का अर्थ होता है गहना, और गहने से सुंदरता आती है, यानी कि जो शब्द काव्य की भाषा की सुंदरता बढ़ा रहे हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक, अब अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक होता है उभय अलंकार, जो मुझे याद नहीं है कि पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता, मोस्टली तो यही दो अलंकार पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जितना पढ़े उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिस भी जहाँ पे शब्दों से काव्य में सौंदर्य आता है, जहाँ पे शब्दों से काव्य को सजाया जाता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। जहाँ पे काव्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता आती है या अर्थ से सुंदरता बढ़ती है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अलंकार शब्दों का गहना होता है, अलंकार से काव्य या भाषा की शोभा बढ़ाई जाती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ पे काव्य में शब्दों से सुंदरता बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार वो होते हैं जहाँ पे काव्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए। तो अब आते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार से शुरू करेंगे। ठीक, शब्दालंकार के मैंने मुख्य 3 भेद लिखे हैं क्योंकि ये मोस्टली ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 3 पर होते 4 हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, अब देखिए, अब पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक, 4 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं, और जहाँ पे काव्य में शब्द के द्वारा सुंदरता आती है उसको शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी सब होते हैं। ठीक है, बस एक बार पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखते जाइए। ठीक, हाँ, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है जब किसी वाक्य या कविता में एक ही वर्ण या शब्द की या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ पे कोई वर्ड हो या कोई एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, अब यहाँ पे च 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 की बार आ रही है। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत ईजी है ये। एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काली कोयल कूक रही है में भी क क क क क बार बार आया है। ठीक, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ये बहुत ईजी था, इसको लिख लीजिएगा कि जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, एक ही वर्ड मतलब एक से ज़्यादा बार आएगा और हर बार उसका अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पे जो पहला कनक है, यहाँ देखिए एक ही वर्ड 2 बार आया है। ठीक, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला जो कनक है उसका अर्थ धतूरा है, धतूरा खाने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं। ठीक, और दूसरा जो कनक आया है उसका अर्थ है सोना या धन से कह सकते हैं, जो सोना पाने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं, धतूरा खाने के बाद भी लोग पागल हो जाते हैं। और मुझे ये दोनों ही नहीं मिला है पागल होने के लिए। सोच सकते हैं आप हम किस लेवल के पागल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये समझ आया। अब एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है वो अलग अलग अर्थ में होती है। जब देखिए, अब जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पे जो पहला मन का है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है शब्द की पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होती है। यहाँ इसका मतलब है कि एक ही शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, अब कर का मन का डार दे, मन का फेर। पहला मन का जो है वो माला का मोती है। ठीक, और दूसरा मन का जो है उसको हृदय का मोती कहा गया है। तो सिंपल सी भाषा में ये कहेंगे कि यमक अलंकार वो होता है जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक, अलग अलग अर्थ होता है उसका। अब पुनरुक्ति अलंकार में लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने पेंसिल से लिख दिया था। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये।
पुनरुक्ति अलंकार में होता है जब काव्य की सुंदरता और भाव बढ़ाने के लिए एक ही वर्ड का 2 बार यूज़ कर दिया जाता है, ठीक? एक ही वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड, ना वर्ण या ना एक वर्ड नहीं, पूरा का पूरा सा शब्द ही, ठीक है? कोई एक, जैसे इसमें एक का यूज़ किया था, च, वर्ण रिपीट हो रहा था, अक्षर रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे पूरा ऐसे वाक्य ही रिपीट होगा, ठीक है? एक ही शब्द 2 बार आएगा। जैसे ये पूरा ठुमकी ठुमकी रुनझुन धुनी सुनी, या फिर रंग रंग के फूल खिले हैं। अब देखिए ठुमकी ठुमक ठुमकी रुनझुन धुनी सुनी, ठीक है? यहाँ पे ठुमकी ठुमकी 2 बार आया है, ठीक? एक ही वर्ड को 2 बार यूज़ किया गया है। और यहाँ पे रंग रंग के फूल खिले हैं, यानी रंग रंग 2 बार आया है, ना इसका अर्थ बदला है ना ही कुछ हुआ है, बस एक ही वर्ड को 2 बार यूज़ कर दिया गया है, तो उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इतने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से हम ये कर रहे हैं दिखाने के लिए कि भाई बहुत पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो अब असुविधा के लिए बहुत ही खेद है, दिल से खेद है मुझे, पर क्या करें, अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सो सॉरी। तो अभी पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। यमक अलंकार पढ़ा था हमने, ठीक है? एक वर्ड बार बार आए और उसका हर बार अर्थ जो है वो अलग अलग हो। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, ठीक है? एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कभी कभी क्या होता है कि श्लेष अलंकार में जो कभी कभी कुछ वाक्य में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है, उसका हर बार मतलब अलग अलग अर्थ होता है, पर अलग अलग संदर्भ में होता है, ठीक है? अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला एग्जाम्पल है इसका। वैसे मोस्टली क्या होता है, एक ही वर्ड आता है और उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए पानी 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 3 बार आया, पर इसमें वही चीज़ है कि हर बार पानी का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है, ठीक है? बाप रे, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आप लोग को समझा देंगे, ठीक है? अब कैसे समझते हैं इसको, देखिए एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक? अब यहाँ पे पानी का जो अर्थ है, वहाँ पे देखिए पानी का अर्थ जो कि बहुत सारा निकल रहा है। मोती के संदर्भ में इस पानी का अर्थ चमक या क्रांति से है। मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ देखेंगे तो प्रतिष्ठा और सम्मान से है। चूने के संदर्भ में इसका अर्थ देखेंगे तो ये साधारण जल या पानी से है, ठीक? अब ये पानी का कई अर्थ निकला और अलग अलग संदर्भ में निकला, ठीक? समझ में आई अब बात? आ गई होगी, नहीं आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है हम गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक? ये समझ में आ गया, पानी का अर्थ अलग बहुत सारा निकला है, इस पानी एक ही शब्द का बहुत सारा अर्थ निकला है और जितनी बार आया है अलग अलग संदर्भ में इसका अर्थ निकला है, ठीक? पहला पानी मोती, दूसरा पानी ये, तीसरा ये, ठीक हो गया? अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सुबरन को खुजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक? अब यहाँ पे जो सुबरन है या फिर इसको सुवर्ण कहते हैं, इसका एक ही बार आया है ये शब्द, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसका बहुत सारा अर्थ, एक शब्द का 3 से ज़्यादा अर्थ निकल रहा है, ठीक है? और अलग अलग संदर्भ में वही सेम चीज़, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बार था वर्ड, यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे एक वर्ड से कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द से या वर्ण से, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर का अर्थ है स्त्री से, ठीक है? चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोने से, धन से या सुवर्ण से, ठीक? हाँ, तो अब मैंने जो बोला था कि यमक और श्लेष में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आप लोग को जो कन्फ्यूजन हो वो भी आप दूर कर सको, ठीक है? अब देखिए यमक और श्लेष में बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वहाँ पे भी एक ही वर्ड 2 बार 3 बार आता है और सब बार बार डिफरेंस होता है अर्थ, इसमें भी सेम वही कुछ होता है। तो इसलिए जैसे देखिए, अब बहुत ईजी सा ये है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द का एक से अधिक बार एक शब्द जो होता है वो एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक? अब जैसे कर का मन का डार दे, मन का फेर में मन का दोनों का अर्थ अलग अलग था। कनक कनक ते 100 गुण में भी कनक 2 बार आया था और दोनों का अर्थ अलग अलग था, ठीक है? अलग अलग आ रहा है वर्ड, एक से ज़्यादा बार आ रहा है और अर्थ भी अलग अलग है, ठीक? तो यमक अलंकार होगा, ठीक? अब श्लेष अलंकार का एक शब्द किसी पंक्ति में एक ही बार आ रहा है, ठीक है? एक शब्द जो होता है वो किसी पंक्ति में एक ही बार आ रहा है, पर उसका अर्थ एक से ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी होता है कि 2 बार आता है, पर उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ये वाला, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें एक पंक्ति में एक वर्ड एक ही बार आया है और इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, ठीक? और ये तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है इसका। और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने ये बोला कि कभी कभी एक से अधिक बार भी आ जाता है कोई वर्ड, जैसे पानी पानी पानी, लेकिन यहाँ पे भी वही सेम चीज़, ये तीनों का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है, ठीक है? तो ये है एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट मारिए या फिर मैं नोट्स वहाँ पे दे दूँगी इंस्टा पे, तो आप रख लीजिएगा, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं अर्थालंकार पे, ठीक है?
अर्थालंकार बहुत ईजी होता है भाई, सबसे ईजी यही होता है। इसको पढ़ के ही लगा था कि मैं भाई हिंदी में टॉप करूँगी, पर मैं फेल हो गई, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी ठीक से। ठीक है, शुरू करते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार के जो मुख्य अर्थालंकार मैंने बताया था कि जिस भी काव्य में अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है उसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ से जिस काव्य की शोभा बढ़े उसको अर्थालंकार कहते हैं। इसके मुख्य देखो बहुत सारे भेद होते हैं, पर ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उपमा अलंकार से शुरू करते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उपमा अलंकार का क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से, जहाँ पे किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से सा, सी, से, सी, सरिस, सम, जैसे, समान। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। जहाँ पे किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए और सा, सी, से, सरिस, सम, जैसे, समान आदि शब्द का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। सा, सी, से ये सब वर्ड आएगा तो उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे तुलना की जाएगी, वो डायरेक्ट पता चलेगा कि तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, चंद्रमा के जैसे सुंदर है। ठीक है, अब हाय फूल सी कोमल बच्ची, दूसरा एग्जाम्पल है हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब हाय फूल सी कोमल बच्ची में सीधा सीधा दिख रहा है कि फूल से तुलना की जा रही है बच्ची की, कि फूल सी कोमल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ आ गया। अब दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में और उपमा अलंकार में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, पर करने की जरूरत नहीं है यार, बहुत ईजी होता है। ठीक है, ठीक है, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पे उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान यानी जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मुख क्या होगा? मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुख जो होगा वो उपमेय होगा और चंद्रमा जो होगा वो उपमान होगा। चंद्रमा से तुलना की जा रही है और मुख की जा रही है। ठीक, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय और उपमान। अब देखते हैं रूपक अलंकार क्या था। जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से न करके डायरेक्ट उसको वो चीज़ कह दे रहे हैं, यानी कि जब जहाँ उपमेय और उपमान में अंतर न दिखाया जाए और दोनों को एक ही चीज़ मान ली जाए बिना तुलना किए। ठीक है, वहाँ पे सीधा आरोप कर दिया जाए कि बस ये चीज़ वही है ही, इसके जैसी नहीं है, वही चीज़ है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है? उसके जैसी है, वहाँ पे तुलना करते हैं। रूपक अलंकार में तुलना नहीं करते, यहाँ पे उसको बता दे रहे हैं कि वैसा ही है, वैसा ही है नहीं मतलब वही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मुख चंद्रमा है, यहाँ पे क्या उपमा होता तो मुख चंद्रमा सा है, यहाँ पे रूपक है तो मुख चंद्रमा है, यानी मुख ही चंद्रमा है उसका। मुख चंद्रमा जैसा नहीं है, थोबड़ा ही चांद जैसा है, सॉरी थोबड़ा ही चांद है उसका। ठीक है, संसार एक रणभूमि है, संसार रणभूमि जैसा नहीं है, संसार ही रणभूमि है। ठीक है, संसार ही रण क्षेत्र है, यहाँ पे आपको लड़ाई करनी ही करनी है। यहाँ पे आप लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, हार जाते हो, एंड में लग जाती है मेरी लंका। खैर, ठीक है, यहाँ पे तुलना न करके डायरेक्ट वो चीज़ मान ली जाती है। मुख चंद्रमा सा नहीं है, मुख ही चंद्रमा है। ठीक, ये चीज़ है। अब पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है। ठीक है, इसका बहुत बहुत ईजी तरीका है इसको समझने का, इसको याद करने का, इसको पहचानने का। इसमें पता है ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये रिपीट, ये ज़रूर आते हैं, और ये जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे बिना सोचे समझे समझ लेना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखे हैं, जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, त्यों, त्यों नहीं, ज्यों, इव। ठीक है, ये जो इतने हैं ये होते हैं। ये वर्ड आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे मानो आया। ले चला मैं तुझको, ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ज्यों आया है। ठीक है, यहाँ पे ज्यों आया है। और दादर धुनी चहूँ और सुहाई, वेद पढ़त जनु बहु समझाई, यहाँ पे आया है जनु, जनु ज्यों मानो। ठीक है, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इव ज्यों का ये सब जहाँ पे भी आ जाएंगे वहाँ पे आपको बिना सोचे समझ लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति से साफ साफ पता चल रहा है। पहली चीज़ तो आपको वर्ड से ही समझना है कि वर्ड से ही आधा तो पता चल जा रहा है कि ये क्या है। बहुत ईजी सा है कि जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, कि मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के उस बात का वर्णन किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए आंसुओं की नदी बहा दी, मैंने रो रो के मैंने आंसुओं की नदी बहा दी, भले मेरी आँख से एक बूंद पानी ना गिरा हो, मैंने रो रो के आंसुओं की नदी बहा दी, मैं ऐसा दूसरे को बताऊंगी। ठीक है, ताकि लोग समझे कि अरे भाई रोई थी, बहुत रोई थी, पड़ोस वाली आंटी की तरह बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, हो नहीं सकता, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वैसा उसको बताया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ निर्जीव वस्तु में मनुष्य के गुण दिखा दिए जाएं। अब निर्जीव वस्तु में मोस्टली क्या होता है, नेचर में ही ऐसा होता है। नेचर का एग्जाम्पल लेते हैं।
पर जब भी जहाँ पे भी कोई निर्जीव वस्तु हो जो बोल नहीं सकती, हँस नहीं सकती, उसमें अगर मनुष्य के गुण दिखा दिए जाएँ तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है, ठीक? अब जैसे हवा गुनगुना रही है, यहाँ पे हवा का मानवीकरण कर दिया गया है, हवा गुनगुना रही है, ठीक है? हवा गा सकती है? नहीं गा सकती है। कलियाँ मुस्कुरा रही है, कलियाँ मुस्कुराते हुए देखा है आपने? नहीं देखा है। भँवरों को देखा होगा ना? गुनगुना रहे हैं भँवरे खिल रही है कली कली, ऐसा होता तो भी चल जाता, पर यहाँ पे गुनगुना रही हवाएं, मुस्कुरा रही है कली कली, मुस्कुरा रही है कली कली, क्या गा रही है? पर आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ निर्जीव वस्तु में मनुष्य के गुण दिखा दिए जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक? निजी चीज़ों का मानवीकरण कर दिया जाता है, ठीक है? अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार पे। भ्रांतिमान अलंकार वो होता है जहाँ पे भ्रम हो जाता है, ठीक? किसी चीज़ का भ्रम हो जाए, किसी भ्रमवश किसी चीज़ को हम कोई और चीज़ समझ लें, किसी एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ लें, ठीक? तो वहाँ पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मोती समझ हंस चुग रहा है ओले, ठीक है? हंस जो है मोती समझ के ओले चुग रहा है, उसको भ्रम हो गया है, हंस बेवकूफ़ है मेरी तरह, जैसे मैंने किसी को बहुत अच्छा समझ लिया था। आपने भी समझा होगा, है ना? किसी को बहुत अच्छा समझ लिया और उसने अपनी औकात दिखा दी होगी, फिर आपको पता चला अरे भाई मैं तो भ्रम में था, मैंने तो इसको ऐसा समझ लिया, पर ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो वो निकला जो हम समझ नहीं रहे थे, ठीक है? तो ये वो चीज़ है जहाँ पे भ्रमवश आप किसी एक चीज़ को कुछ दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है? मोती समझ के हंस ओले चुग रहा है, रस्सी को मैंने सांप समझ लिया, सांप है मतलब तो मैंने उसको रस्सी समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसा भ्रम हो रहा है मुझे, ठीक है? बेवकूफ़ हो रही हूँ मैं। अब ठीक, ये तो समझ आ गया होगा, भ्रम हो जा रहा है, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ले रहे हैं। अब विरोधाभास क्या होता है? जहाँ कथन में विरोध दिखाई दे पर वास्तव में हो नहीं, ठीक है? ये मेरा फेवरेट है, मज़ा आ रहा था इसको मैं जब लिख रहे थे तब, ठीक है? हार एक जीत है जो व्यक्ति को सिखाती है, ठीक है? हार एक ऐसी जीत है जो व्यक्ति, हार और जीत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, लेकिन लिखी गई साथ में है, और इसका मतलब पूरा ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से कह रहे हैं विरोध में है, लेकिन इसका ये जो हार और जीत दोनों चीज़ें, वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिलता है हमको उनसे, ठीक है? हार एक तरह से एक जीत है जो कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक? सुख और दुख भी देखो ऐसे अपोजिट हैं, सुख और दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक? सुख दुख ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तभी जीवन मज़ा आता है, ठीक है? दुख से मज़ा नहीं आता, पर कहने को मज़ा आता है, सांत्वना देने के लिए खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग, ठीक है? दुखी होकर भी मुस्कुराते रहना, दुखी होना और मुस्कुराना दोनों एक दूसरे को ऐसा अपोजिट है, ठीक है? दुखी होकर मुस्कुराते रहना, ये भी विरोधाभास अलंकार होगा, ठीक? अब प्रियतम को पकड़ कर मैं न जा सकी न ठहर सकी, जैसे मतलब मैं चाह तो रही थी, अब जाना और ठहरना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर कभी कभी हम फंस जाते हैं, समझ सकते हैं आप, है ना? फंस जाते हैं कभी कभी, हम न जा पाते हैं उस इंसान के पास से, हम उस इंसान के पास ठहर पा रहे हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे को मतलब ऐसा अपोजिट हैं पर हैं साथ में, ठीक है? दिख अपोजिट रही हैं पर हैं सेम सेम, मतलब है नहीं ऐसा। अरे यार समझ जाना, इतना समझ सकते हो यार, इतना तो समझ सकते हो, लिखा हुआ है यार, समझ जाना यार, ठीक? अब देखिए ये दो मैंने नहीं लिखा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये पता नहीं पढ़ाया जाता है सब में कि नहीं पढ़ाया जाता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। एक होता है संदेह अलंकार, जहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे वस्तु के बारे में संदेह हो जाता है, यानी ये चाँद है कि तुम्हारा चेहरा है? भाई ये चाँद है तुम्हारा चेहरा है, बता दो मुझे आज तुम। ये जो तारे चमक रहे हैं तुम्हारी आँखें हैं, तुम ही वहाँ पे जाके चमक रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है? संदेह हो जाता है। दृष्टांत में उदाहरण देके कोई बात समझाई जाती है, जैसे हम अपना पढ़ाया आपको एक एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे थे, वैसे अगर कोई चीज़ कोई बात या कोई कविता है उसमें कोई एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है, जैसे चंदन के भी मोस्टली एग्जाम्पल ये दिया जाता है, चंदन के वृक्ष पर सांप का रहना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? तो जब जहाँ पे उदाहरण देके कोई बात समझाई जाती है वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। मुझे अभी तक इतना ही पता था तो मैंने इतना बता दिया, ठीक? अब आगे समास, अरे कहाँ गया, ये रहा तो समास मैंने हेडिंग डाल के रखी है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समास पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे बताने की। और बाकी इसकी जो ये नोट्स है इसका मैं पूरा फ़ोटो अच्छे से क्लिक करके इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप जाके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं, ठीक? और अपने से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है? अगर मेरी बात आपको ना समझ में आए तो आप एक बार अपने से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बढ़ा दीजिए यार, कुछ तो फ़ायदा हो मेरा कुछ भला कर दीजिए मेरा भाई, प्लीज़ गाइस प्लीज़, ठीक है? अगली वीडियो में हम समास पढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने 3-4 टॉपिक ऐसे लिख के रखे हैं, समास के बाद संधि पढ़ाएंगे, संधि के बाद उपसर्ग प्रत्यय, और उसके बाद फिर रस पढ़ाएंगे। ये 3-4-5 टॉपिक हम ऐसे पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो सर्वनाम संज्ञा ये सब भी पढ़ा देंगे। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आगे इंग्लिश वगैरह जो भी मुझे जो हम पढ़ते रहेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे और अपनी भाषा में समझाते रहेंगे, जितना आसान मुझसे हो पाएगा, ठीक है? तो बस सपोर्ट कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।
और मेरा भी, ठीक है, कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब। बाय।